साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपीएससी अर्थात आईएएस 2022 की परीक्षा के लिए जो है टेस्ट देख रहे हैं। और यह जो हम लोग टेस्ट देख रहे हैं यह विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट कराया गया है उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि ये निक्षेपण मृदाएँ हैं जिन्हें नदियों एवं सरिताओं द्वारा वहित एवं निक्षेपित किया गया है। प्रायद्वीपीय प्रदेश में ये पूर्वी तट की नदियों के डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती हैं। ये मृदाएं गठन में बलुई दोमट से लेकर के चिकनी मिट्टी की प्रकृति की पाई जाती हैं। सामान्यतः इनमें पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। इस मृदा का रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है तथा इन मृदाओं पर गहन कृषि की जाती है। उपर्युक्त परिच्छेद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मृदाएं सर्वोत्तम रूप से वर्णित हैं? तो ये जलोढ़ मृदा के बारे में वर्णन किया गया। ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रश्न जो हैं ये आपके आईएएस 2022 के साथ साथ जो यूपीपीएससी 2022 की परीक्षा होनी है उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आगे चलते हैं। तटीय प्रवाल भित्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है, तटीय प्रवाल भित्तियाँ ऐसी प्रवाल वेदिकाएं होती हैं जो मुख्य भूमि से बाहर की ओर विस्तारित तट के निकट स्थित होती हैं। सही बात है। दूसरा, ये कभी कभी उथले लैगून द्वारा तट से पृथक हो जाती हैं। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित विधियों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से कौन सी विधियाँ मृदा अपरदन को कम करने के उपाय के रूप में कार्य कर सकती हैं? तो समोच्च रेखी जुताई, पट्टीदार शस्यन, वातरोधक, आवरण खेती, मिश्रित खेती, ये सभी के सभी जो हैं ये मृदा अपरदन को कम करने के उपाय के रूप में कार्य कर सकती हैं। तो डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5 ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में mRNA प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। mRNA प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, यह एकल रज्जुक RNA कुंडलिनी है जो किसी जीन के DNA रज्जुओं में से एक के लिए पूरक होती है। सही बात है। यह टीके के विकास के समय और लागत को कम करने में सहायता कर सकती है। ये भी सही है। इसका उपयोग आनुवंशिक विकारों के उपचार हेतु किया जा सकता है। ये भी सही। तीनों कथन यहाँ पर सही है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत के अर्ध सदाबहार वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये वन सदाबहार और नम पर्णपाती वृक्षों के मिश्रण हैं। सही बात है कि जो अर्ध सदाबहार वन है ये सदाबहार और नम पर्णपाती वृक्षों के मिश्रण है। ये अंडमान, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर क्षेत्र, बंगाल और उड़ीसा में पाए जाते हैं। इन वनों में 200 सेंटीमीटर से लेकर के 250 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। तथा चौथा, आर्किड, कदम, लारेल, सफ़ेद देवदार, होलक इन वनों की मुख्य प्रजातियां हैं। तो ये सभी के सभी सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति सुर्खियों में थी, इसकी अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा? तो कैबिनेट सचिव के द्वारा की जाती है और यह जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वन नीति 1988 के उद्देश्य क्या हैं? तो पहला, 25% भौगोलिक क्षेत्र को वनावरण के अंतर्गत लाना। 25 नहीं, 33% क्षेत्र को, ठीक है, 33% क्षेत्र को लाना है। तो ये आपका पहला वाला कथन गलत हो गया। वहीं दूसरा, देश की प्राकृतिक विरासत, इसकी जैव विविधता और आनुवंशिक पूल का संरक्षण करना। सही है। तीसरा, सामाजिक वानिकी और निम्नीकृत भूमि पर वनीकरण के माध्यम से वनावरण में वृद्धि करना। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला वाला गलत है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पी तरंगों और एस तरंगों के मध्य निम्नलिखित अंतरों पर विचार कीजिए। पहला है, एस तरंगे पी तरंगों की तुलना में अत्यधिक तीव्र गति से गमन करते हैं। गलत है, क्योंकि इसमें पी तरंगे जो होती हैं एस तरंगों की तुलना में अधिक तीव्र गति से गमन करती हैं। तो ये उल्टा लिखा है। वहीं दूसरा, पी तरंगों के विपरीत एस तरंगे गैस, तरल और ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों के माध्यम से गुजर सकती हैं। तो पी तरंगे गुजर सकती हैं, ना कि एस तरंगे। तो इसमें पूछा कि ऊपर कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है? तो दोनों ही सही नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित में से कौन सी हिम नदीय भू आकृतियाँ हैं? तो सर्क, फ्योर्ड, हॉर्न या गिरसिंग तथा स्टैग। तो इसमें सर्क, फ्योर्ड, हॉर्न या गिरसिंग जो है ये हिम नदी भू आकृतियाँ हैं, परंतु स्टैग जो है ये आपका जल से होता है। ये समुद्री स्टैग जो होते हैं तरंग के प्रहार के कारण निरंतर कटाव के परिणामस्वरूप कोई आर्क या भृगुपूर्ण रूप से ध्वस्त हो सकता है। तो ये स्टैग बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा, तीसरा अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि शीत ऋतु के दौरान दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड का अनुभव होता है, क्यों? तो देखिए, पहला रीजन है उत्तरी भारत महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का अनुभव करता। सही है। दूसरा, निकटवर्ती हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये भी सही है। तीसरा, यह स्थित कैस्पियन सागर से भारत के उत्तरी भाग की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी पवनों के कारण उत्पन्न हो जाती है।
तो तीनों ही कथन यहाँ पर सही है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि इस प्रकार की जलवायु में वर्षा का वितरण पूरे वर्ष पर्याप्त मात्रा में होता है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु के दौरान अधिकतम वर्षा संवहनीय वर्षा के द्वारा होती है। वार्षिक तापांतर बहुत अधिक होता है। इस प्रकार की जलवायु दक्षिणी गोलार्ध में अनुपस्थित होती है। काष्ठ कर्म अथवा लंबरिंग यहाँ की प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। तो उपर्युक्त परिक्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु का वर्णन किया जा रहा है? तो ये साइबेरियाई तुल्य जलवायु का यहाँ पर वर्णन किया गया। आगे चलते हैं। भारत में काली मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, काली मृदाएं जो होती हैं ये मृणमय, गहरी और अपारगम्य होती हैं, सही बात है। ये बहुत लंबे समय तक नमी बनाए रखती हैं, ये भी सही है। इन मृदाओं का विकास केवल प्रायद्वीपीय पठार के उच्चतर क्षेत्रों में होता है? नहीं, मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार में होता है, परंतु केवल यहीं पर होता हो ऐसा नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। डी, ये चूना, लौह, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम से समृद्ध होते हैं, ये सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए, ये उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में दिन के समय प्रवाहित प्रचंड धूल भरी उष्ण एवं शुष्क पवनें हैं। ये अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्रों ITCZ में विकसित होती हैं। इन पवनों से प्रत्यक्ष संपर्क घातक हो सकता है। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया जा रहा है? तो लू का वर्णन इसमें किया गया है। देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है, देशांतर एक कोणीय दूरी है। इसे भूमध्य रेखा के 7 प्रमुख यमोत्तर प्राइम मेरिडियन के पूर्व या पश्चिम में डिग्री में मापा जाता है, सही बात है। दूसरा, ग्रीनविच माध्य समय GMT के संबंध में देशांतर का उपयोग स्थानीय समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। उत्तरी मैदानों के संदर्भ में भाबर का सर्वोत्तम वर्णन क्या है? तो आप सी ऑप्शन देखिए, वह भाबर क्या है? वह क्षेत्र जहाँ पर्वतों से आने वाली धाराएं एवं नदियाँ भारी सैलों और गोलाश्मों में जमा करती हैं, मतलब भारी सैलों और गोलाश्मों को जमा करती हैं, वही आपका भाबर क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखें तो मध्य उच्च भूभाग सेंट्रल हाईलैंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, दो कथन दिए गए। पहला है, अपने भूगर्भीय इतिहास में मध्य उच्च भूभाग का क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है, सही बात है। मध्य उच्च भूभाग काफ़ी हद तक अपरदित है और इसकी श्रृंखला विच्छिन्न है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। निम्नलिखित युगों पर विचार करना है अग्नेय अंतर्वेधन और आकार के संबंध में। तो देखिए, लैकोलिथ ये लेंस के आकार का नहीं होता, बल्कि ये गुंबद के आकार का होता है। कैसा होता है? गुंबद के आकार का होता है। जबकि लैपोलिथ जो होता है तस्तरी के आकार का होता है और फैकोलिथ जो होता है ये लेंस के आकार का होता है। तो यहाँ पर सुमेलित कौन सा है? तो केवल दूसरा वाला सुमेलित है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तापमान व्युत्क्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिए गए हैं। पहला, सर्दियों की मेघ विहीन लंबी रात तथा शांत वायु तापमान व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशा है, सही बात है। दूसरा, ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान व्युत्क्रमण एक सामान्य घटना है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर आपके पास तीन कथन दिए गए, नहीं 4 कथन है। बताना उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो देखिए, पहला कथन इसमें है कि मानसून की प्रकृति व्यापारिक पवनों के विपरीत स्थिर न होकर के स्पंदनशील है, सही बात है। समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा में घटने की प्रवृत्ति होती है, ये भी सही है। मानसूनी वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच अथवा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है, ये भी सही है। चौथा, मानसून का निवर्तन धीरे धीरे होता है और यह मानसून के आगमन से अधिक समय लेता है। तो यहाँ पर चारों ही कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। मानसून के निवर्तन की ऋतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए, बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो देखिए, इस ऋतु के दौरान गंगा के मैदान पर स्थित निम्न वायुदाब की द्रोणी दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ कर देती है, सही बात है। दूसरा, इस ऋतु के दौरान बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की सक्रियता में काफ़ी तेजी से गिरावट आती है। नहीं, यहाँ पे जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं अत्यंत विनाशकारी होते हैं, गिरावट नहीं आती। तो दूसरा वाला कथन आपका सही नहीं है। तीसरा, स्वच्छ आसमान, उच्च तापमान और आर्द्र भूमि का मिश्रण उत्तरी भारत में कार्तिक मास की उष्मा और अक्टूबर हीट की स्थिति उत्पन्न करता है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। समप्राय मैदान पीनी प्लेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन सा या से सही है।
तो अपर्दन के एक सामान्य चक्र के अंतिम उत्पाद को समप्राय मैदान कहा जाता है। सही बात है। समप्राय मैदान की विशेषता अवशिष्ट उत्तल अवतल निम्न पहाड़ियाँ सहित एक ऊबड़ खाबड़ भूतल होती है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे हमें विचार करना है और बताना कौन से कथन सही हैं। तो 3 कथन दिए गए। पहला, बृहद ज्वार सामान्यतः महीने में 2 बार उत्पन्न होता है, सही है। दूसरा, किसी क्षेत्र में एक दैनिक ज्वारीय चक्र होता है यदि वहाँ प्रत्येक चंद्र दिवस में या तो एक उच्च या निम्न ज्वार होता है। देखिए, दैनिक ज्वार में क्या होता है, इसमें प्रत्येक दिन केवल एक उच्च ज्वार और एक निम्न ज्वार होता है। इसमें उच्च और निम्न ज्वार की ऊंचाई लगभग समान होती है। ठीक है, इसमें उच्च और निम्न ज्वार की ऊंचाई लगभग समान होती है। तो दूसरा वाला आपका सही नहीं है। तीसरा देखते हैं। तीसरा, निम्न ज्वार एवं उच्च ज्वार के बीच का जो समय होता है, जब जल स्तर गिरता है तो उसे बहाव नहीं कहा जाता है, बल्कि क्या कहते हैं, उसे भाटा कहा जाता है, भाटा कहा जाता है। जबकि निम्न ज्वार एवं उच्च ज्वार के बीच का समय जब ज्वार चढ़ता है तो उसे बहाव कहा जाता है या बाढ़ कहा जाता है। तो पहला ही कथन यहाँ पर आपका सही है, बाकी दूसरा तीसरा जो है वो कथन सही नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। इसका उद्गम स्थल चेमा युंगडुंग हिमनद है। यह भारत के पहले नदी द्वीपीय जिले के चतुर्दिक स्थित है, चारों तरफ स्थित है। यह संकटग्रस्त गंगा डॉल्फिन का आवास है। इसके डेल्टा के चारों ओर सुंदरवन के मैंग्रोव वन फैले हुए हैं। भारत में सबसे लंबा पुल इसके बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी पर बनाया गया है। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस नदी का वर्णन किया जा रहा है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का वर्णन किया जा रहा है। आगे चलते हैं। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि कानपुर और दिल्ली में सूक्ष्म कण PM2.5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जैसे वायु प्रदूषकों का स्तर बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, तो यहाँ पर विचार करिए। पहला है, जीवाश्म ईंधन का दहन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है, सही बात है। यह वास्तविक समय के आधार पर वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स द्वारा निगरानी किए जाने वाले प्रदूषकों में से एक है, ये भी सही है। यह अम्लीय वर्षा में एक प्रमुख योगदान करता है, ये भी सही है। तीनों ही कथन यहाँ पर सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। जलवायु क्षेत्र और वो किस क्षेत्र में पाया जाता है, इसको यहाँ पर देखना है। तो देखिए, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार AS जो है ये तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार AW दंडकारण्य पठार है और ध्रुवीय प्रकार E जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। तो 1, 2, 3 सभी के सभी आपके सुमिलित हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, प्रक्रिया और उसका वर्णन। देखिए, अवक्षालन क्या है? घुले हुए मृदा पदार्थों का निचले स्तरों में संचय, ये नहीं है। ये अवक्षालन जल द्वारा मृदा घटकों का अधोमुखी परिवहन होता है, तो पहला वाला आपका सही नहीं है। वहीं दूसरा समपोहन जो है ये जल द्वारा मृदा घटकों का अधोमुखी परिवहन नहीं है। देखिए, मृदा विज्ञान में अवक्षालन जो होता है वो मृदा पदार्थों का वर्षा जल द्वारा मृदा के ऊपरी स्तरों से निचले स्तर तक मृदा के क्षैतिज संस्तरों के आर पार संचरण है। और निचले स्तरों में इस पदार्थ अर्थात समपोहन निक्षेप को या इसके संचय को समपोहन कहा जाता है। तो यहाँ पर पहला दूसरा सही नहीं है। तीसरा विसिल्कन क्या होता है? मृदा से सिल्का का अलग होना, ये सही है, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही होगा, केवल 3। आगे चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूर्वी घाट से होते हुए आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु की यात्रा करता है तो उसे निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों से गुजरना पड़ेगा? जावेदी पहाड़ियाँ, देखिए गढ़जाल पहाड़ियाँ ये आपका कहाँ पे है? उड़ीसा में है, तो यहाँ से होकर नहीं गुजरना है। जावेदी पहाड़ियाँ, सिरुमलाई पहाड़ियाँ और सेवराय पहाड़ियाँ, इन तीनों से। तो आपका पहला, तीसरा, चौथा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ पंख प्रवाह को बढ़ावा देती हैं? तीव्र और ऊर्ध्वाधर ढलान, ऊपरी सतह पर असंबद्ध पदार्थों की उपस्थिति, पर्याप्त जल की रुक रुक कर होने वाली आपूर्ति, वनस्पति का अभाव, ये सभी के सभी हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मृदा के निचले स्तरों में कंकड़ों की परतें पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं आपकी शुष्क मृदा में। किस में मिलती हैं? शुष्क मृदा में मिलती हैं। शुष्क मृदाएं सामान्यतः संरचना में रेतीली या बलुई और प्रकृति में लवड़ी होती हैं। संरचना में रेतीली होती हैं और प्रकृति में लवड़ी होती हैं। प्रायः सुर्खियों में रहने वाले ब्लैंक फंगस
म्यूकोरमिकोसिस रोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, यह रोग कवक के कारण होता है जो वातावरण में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सही बात है। यह एक गैर संक्रामक रोग है, ये भी सही है। यह प्रायः त्वचा पर दिखाई देता है और फेफड़ों और मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है, ये भी सही है। इसके उपचार हेतु प्रतिजैविकों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता नहीं। प्रतिजैविक जो होते हैं, ये एंटीबायोटिक जो होते हैं, ये जीवाणु संक्रमणों के उपचार या रोकथाम के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जबकि कवकों के कवक से जो बीमारी फैलती है उसके लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। वास्तव में यदि आप प्रतिजैविकों एंटीबायोटिक्स का उपयोग करते हैं तो वे आपको कवक जनित संक्रमण होने का खतरा, तो मतलब आपको कवक जनित संक्रमण होने का खतरा जो होता है अधिक होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में जानकारी के प्रत्यक्ष हैं? यहाँ ध्यान रखिएगा शब्दों पे, प्रत्यक्ष स्रोत की बात कर रहा है। तो ज्वालामुखी, उद्गार और खदानों से प्राप्त चट्टानें। यदि प्रत्यक्ष न लिखी केवल सोर्स कहता है तो चारों के चारों थे। तो यहाँ पे 2 और 3 सही हैं, अर्थात 31 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। गुरुत्व विसंगतियाँ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यह गुरुत्वाकर्षण के प्रेक्षित ऑब्जर्व मान और गुरुत्वाकर्षण के प्रत्याशित एक्सपेक्टेड मान के मध्य के अंतर को संदर्भित करता है। सही बात है। यह हमें पृथ्वी की भूप्रकृति में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण के विषय में जानकारी देता है, ये भी सही है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। देखिए, सिंधु नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश से होकर प्रभावित नहीं, केवल जम्मू कश्मीर से होकर प्रभावित होती है। ठीक है, तो पहला वाला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, इसकी केवल 5 सहायक नदियां हैं जिन्हें सामूहिक रूप से पंचनद के नाम से जानते हैं। नहीं, इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं। ये श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग व द्रास। तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा, भारत में सिंधु हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी में है, सबसे पश्चिमी में है, सही है ये। तो यहाँ पर तीसरा वाला कथन सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर 3 कथन दिए गए, इस पर विचार करना है। पहला, बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात भूमि और समुद्र दोनों पर उत्पन्न हो सकते हैं। सही बात है। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात सामान्यतः पूर्व से पश्चिम दिशा में गति करते नहीं, ये पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करते हैं। दूसरा वाला गलत हो गया। तीसरा, बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में वायु की दिशा का प्रतिरूप उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में होता है। तो पहला तीसरा सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने हाल ही में प्रयुक्त कुकिंग ऑयल से निर्मित बायोडीजल की आपूर्ति आरंभ की है। इस संदर्भ में बायोडीजल के सम्मिश्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का वर्ष 2030 तक डीजल में 20% बायोडीजल के सम्मिश्रण का लक्ष्य नहीं। 2030 तक पेट्रोल में एथेनॉल के 20% सम्मिश्रण का लक्ष्य और डीजल में बायोडीजल के 5% सम्मिश्रण के सांकेतिक लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, बायोडीजल के सम्मिश्रण को बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि बायोडीजल तीव्रता से जैव निम्नीकरण योग्य और पूर्णतः गैर विषाक्त होता है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न, निम्नलिखित असंतताओं के संबंध में कौन सा पृथ्वी की भूप्रकृति और प्रवार अर्थात मेंटल प्रवार जो हो गया आपका मेंटल हो गया, मेंटल के मध्य भूकंपीय सीमा बनाता है? तो ये है आपका मोहरोशोविक असंततता, या कह सकते हैं असंतता मतलब डिसकंटिन्यूटी, या मोहो असंतति, या ठीक है, दोनों ही नाम इसका दे सकते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। वह बिंदु जहाँ भूकंप के दौरान ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे अधिकेंद्र कहलाता नहीं, अधिकेंद्र नहीं कहलाता, वो उद्गम केंद्र फोकस कहलाता है, या उसे अवकेंद्र हाइपोसेंटर कहते हैं। जबकि भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है, सबसे निकटतम होता है, अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र जो होता है वो उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर होता है। तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, सुनामी केवल तभी आएगी जब भूकंप का अधिकेंद्र महासागरीय जल के नीचे होगा। तो दूसरा वाला कथन आपका सही है, पहला गलत है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। निहारिका परिकल्पना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, पहला है, यह सूर्य की युवा अवस्था से संबद्ध पदार्थों के बादल से ग्रहों के निर्माण की व्याख्या करती है, ये कथन सही है। दूसरा, इमैनुअल कांट इस सिद्धांत के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक रहे हैं। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो सी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे, हाल ही में राष्ट्रीय उन्नत रासायनिक सेल
बैटरी भंडारण कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय उन्नत रासायनिक सेल बैटरी भंडारण कार्यक्रम का संचालित नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। नहीं, इसका संचालन जो है वो भारतीय उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत किया जा रहा है। दूसरा, इसे भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के अनुकूलन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है इससे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला गलत है, दूसरा सही है। बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। इन क्षेत्रों में एक उजाड़ भूदृश्य होता है जो कभी कभी तीव्र ढलानों से टूट जाता है। यहाँ सतही अपवाह का सामान्यतः अभाव होता है क्योंकि अधिकांश सतही जल भूमिगत हो जाता है। अन्य शैलों पर प्रवाहित होने वाली जलधाराएं चूना पत्थर के ऊपर केवल थोड़ी दूर तक ही प्रवाहित होती हैं और फिर भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं। इस क्षेत्र का नाम यूगोस्लाविया के एक जिले से लिया गया है जहाँ ऐसी स्थलाकृति विशेष रूप से सुविकसित हैं। उपर्युक्त गद्यांश में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे संदर्भित किया जा रहा है? तो ये काष्ठ क्षेत्र को संदर्भित किया जा रहा है। आगे चलते हैं। इस पर्वत की श्रेणियों की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में ये श्रेणियाँ तेज बहती हुई नदियों द्वारा विच्छेदित होती हैं। ये 12 नदियाँ और बहुत से जलप्रपात बनाती हैं, इसलिए यहाँ जल विद्युत उत्पादन की क्षमता देश में सबसे अधिक है। इन श्रेणियों में बहुत सी जनजातियाँ निवास करती हैं जिनमें से ज़्यादातर झूम कृषि करती हैं। उपर्युक्त गद्यांश में निम्नलिखित श्रेणियों में से किसका वर्णन किया गया है? तो ये अरुणाचल हिमालय का वर्णन किया गया है। अरुणाचल हिमालय का 41 का सी। आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित उपभूओं पर विचार करना है। एक तरफ भू आकृतिक विशेषताएं और दूसरी तरफ हिमालय है। तो देखिए, करेवा भू आकृति जो है ये कश्मीर हिमालय सही है। दून भू आकृति उत्तराखंड हिमालय ये भी सही है। दुआर भू आकृति जो है, दुआर भू आकृति ये कहाँ पर है? अरुणाचल हिमालय तथा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय जो शिवालिक भू आकृतियों की अनुपस्थिति कारण विशिष्ट हैं। यहाँ शिवालिक भू आकृतियों के स्थान पर दुआर भू आकृति पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका पहला दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भू विपेक्षी पवनों का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो ये कौन करता है? देखिए पहला वाला ए ऑप्शन। देखिए, यह पवन उस समय समदाब रेखाओं के समानांतर बहती है जब कोरियोलिसिस बल दाब प्रवणता बल द्वारा संतुलित हो जाता है। कोरियोलिसिस बल जो है दाब प्रवणता बल द्वारा संतुलित होता है। आगे चलते हैं। हाल ही में नेचर इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन रिपोर्ट सुर्खियों में थी। इसे जारी किया गया आयुषियन द्वारा अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के द्वारा इसको जारी किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 45 है। गार्ज महाखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गार्ज का निर्माण अपर्दन के नदीय चक्र की युवा अवस्था के दौरान होता है। सही बात है। गार्ज का निर्माण जलप्रपातों द्वारा अपर्दन करते हुए पीछे हटने के कारण भी होता है। कैनियन गार्ज का एक विस्तारित रूप है। तीनों कथन यहाँ पर सही हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पवनों के संदर्भ में काल वैशाखी शब्द से आप क्या समझते हैं? ये तीव्र पवनें और प्रचंड तड़ित झंझा हैं जो ग्रीष्म ऋतु में बंगाल क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा मंगोलाई कंजूर क्या है? तो ये बौद्ध धर्म वैधानिक ग्रंथ है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन से भूमध्य सागर में स्थित हैं? तो इब्शा, बेलियारिक द्वीप समूह, क्रीट और साइप्रस ये तीनों के तीनों यहाँ पर स्थित हैं। ठीक है। देखिए स्पेन के पूर्वी तट से दूर पश्चिमी भूमध्य सागर में इब्शा बेलियारिक द्वीपों में से एक है। ठीक है। वहीं पूर्वी भूमध्य सागर के सबसे बड़े द्वीप क्रीट और साइप्रस हैं। ये दोनों ही पर्वतीय क्षेत्र हैं। आगे चलते हैं। भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। महान भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में स्थित नहीं, उत्तर पूर्व में स्थित नहीं है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, पहला गलत हो गया। दूसरा, मशरूम चट्टानें भारतीय मरुस्थल की सुस्पष्ट भूमि विशेषताएं हैं। तो ये सही है। तो यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा सही, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कुल वनावरण देश के भौगोलिक क्षेत्र के 5वें भाग से थोड़ा अधिक है। ये अभी 2019 के आंकड़ों के अनुसार दिया गया है, जबकि 2021 का आंकड़ा भी आ गया है। तो पहला वाला कथन सही है। दूसरा, वास्तविक वनावरण क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसे वन भूमि के रूप में अधिसूचित और दर्ज किया
गया भले ही वहाँ वृक्ष विद्यमान ना हो, तो दूसरा वाला कथन सही नहीं है। तीसरा, वनावरण प्राकृतिक वनस्पति का झुरमुट होता है जो वनों से ढका है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला केवल सही, दूसरा तीसरा भी सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सही है? नहीं है, डी ऑप्शन 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। भारतीय मरुस्थल में पाई जाने वाली मरुस्थलीय भू आकृतियों के संदर्भ में बरखान, बरखान क्या है? तो डी ऑप्शन पढ़िए, अर्धचंद्राकार रेत के टीले होते हैं ये। निम्नलिखित तटीय मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी तटीय मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है, सही बात है। दूसरा, पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण होते हैं तथा उत्तर एवं दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं, सही है। तीसरा, पश्चिमी तटीय मैदानों से प्रवाहित होने वाली नदियाँ सुविकसित डेल्टा का निर्माण करती हैं, ये गलत है। ठीक है, इस तटीय मैदान से प्रवाहित होने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा वाला सही नहीं है, तो ए ऑप्शन हो गया। विभिन्न प्रकार की चट्टानों में मौजूद खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए, बताना है कौन सा उसमें से सही है 53 का। देखिए, सामान्यतः धात्विक खनिज आग्नेय और कांतित सेल संरचनाओं में पाए जाते हैं। आग्नेय और कांतित सेल, जो धात्विक खनिज हैं ये आग्नेय और कांतित सेल संरचनाओं में पाए जाते हैं, तो ये सही है। दूसरा, अधात्विक खनिज मैदानों और नवीन बलित पर्वतों के औषधि सेलों में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपका दूसरा वाला भी कथन सही है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए गए हैं। तो देखिए, यह विश्व के महाद्वीपों में आकार में 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, सही है। इस महाद्वीप की 90% से अधिक भूमि बर्फ से ढकी हुई है, ये भी सही है। रास सागर और बेडल सागर इसकी 2 प्रमुख लघु खाड़ी हैं, ये तीनों के तीनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित महाद्वीपों को उनके आकार के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर यूरोप, 1 2 3 4, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बृहद हिमालय के निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। पश्चिम से पूर्व की ओर जोजिला दर्रा, बारालाचा, सिपकिला और जेलेपला, तो 1 2 3 4 अर्थात सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, पृथ्वी के वायुमंडल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर 2 कथन दिए गए हैं। देखिए, पृथ्वी के प्रारंभिक आदि वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी, सही बात है। दूसरा, पृथ्वी के ठंडे होने के दौरान पृथ्वी के ठोस आंतरिक भाग से गैसें और जलवाष्प बाहर निष्कासित हो गए, दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में पुत्तल नाच असम में कोविड उपयुक्त व्यवहार के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सुर्खियों में था। इस संदर्भ में पुत्तल नाच क्या है? कठपुतली का एक स्वरूप है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। सघन एवं संगठित चट्टानें जमने पिघलने की क्रियाओं में सबसे कम प्रभावित होती हैं, सही बात है। अवसादी चट्टानें अपक्षय की प्रक्रिया के प्रति अति संवेदनशील होती हैं, दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। ओसिरिस रेक्स अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य क्षुद्र ग्रह बेन्नु से नमूनों को एकत्र करना और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाना, सही बात है, पहला कथन सही है। दूसरा, इसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, नहीं, नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया, दूसरा वाला कथन गलत है। तो कौन सा सही है? पहला वाला केवल कथन सही है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। गंगा नदी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदियों के नाम और संगम स्थल। भागीरथी एवं अलकनंदा ये जो हैं देवप्रयाग, धौली और विष्णु गंगा जो है ये कर्णप्रयाग पे नहीं है, बल्कि ये जोशीमठ या विष्णुप्रयाग में ये मिलती हैं, तो ये सही नहीं है। मंदाकिनी और मंदाकिनी और अलकनंदा ये रुद्रप्रयाग में, ठीक है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। धरती को स्पर्श करता हुआ एक उग्र घूर्णनशील वायु स्तंभ सामान्यतः एक तड़ित झंझा के आधार से जुड़ा है, क्या कहलाता है? ये टारनेडो कहलाता है। क्या कहलाता है? टारनेडो कहलाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। देखिए, अम्लीय लावा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, 2 तरह के होते हैं, अम्लीय और क्षारीय। ये उच्च गलनांक वाला अत्यधिक गाढ़ा लावा होता है, सही बात है। ये लावा गहरे रंग के होते हैं। ये लौह एवं मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं, क्योंकि इनमें सिलिका की मात्रा कम होती है। देखिए, इनमें सिलिका जो लावा, ये अम्लीय लावा होता है, इसमें सिलिका का अनुपात अधिक होता है। हल्के रंग के कम घनत्व वाले होते हैं। तो दूसरा वाला कथन आपका
गलत हो गया। तीसरा, ये एक प्रबल विस्फोट के साथ निकास नली से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखेंगे तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है। शुष्क पर्णपाती वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार करना है, बताना कौन सा इसमें सही नहीं है। देखिए, ये भारत में सर्वाधिक विस्तृत वन है, नहीं। शुष्क पर्णपाती वन जो है सर्वाधिक विस्तृत नहीं है, बल्कि कौन सा है, तो ये है भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन सबसे बहुतायत में पाए जाने वाले वन है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, सागवान, एक्सलवुड, रोजवुड, लाल चंदन, पलाश, अमलताश, लैरेल आदि महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो पहला वाला सही नहीं है, दूसरा वाला सही है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले कछुओं की एक प्रजाति रेड ईयर स्लाइडर ट्रैकेमिस स्क्रिप्टा एलिगेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, यह कछुए की एक प्रमुख आक्रामक प्रजाति, सही बात है। यह प्रजाति भारत में प्राकृतिक रूप से पाई जाती नहीं है, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका और आपका उत्तरी मैक्सिको में पाई जाती हैं। दूसरा वाला कथन गलत है, पहला वाला सही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, तो देखिए कौन से करते हैं, असम है और मिजोरम है। असम और मिजोरम, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, ऐसे तो देखा जाएगा कि आपका 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, तो 3 बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा यह से सही है। तो देखिए, पहला, जल गर्तिका पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में छोटे चट्टानी टुकड़ों का गर्तों में फंसकर वृत्ताकार घुमाव है, सही बात है। जल गर्तिका सामान्यतः बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट में निर्मित होती है, ये भी सही है। जलप्रपात के आधार तल पर अवनमित कुंड बनते हैं, ये भी सही है। तीनों के तीनों कथन आपके सही हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, स्वामित्व योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन, इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति का अधिकार सुनिश्चित करके एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है, तो सही है पहला वाला कथन। इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, नहीं। इसे जो है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, और इस योजना को जो है 24 अप्रैल 2020 को जो है शुभारंभ किया गया था। तो यहाँ पर देखें, पहला वाला कथन सही है, पहला कथन सही है, दूसरा वाला सही नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पौने उष्ण समशीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु अथवा नटाल प्रकार की जलवायु में देखी जाती हैं, तो ये है आपका पेम्पोरा, बर्ग और दक्षिणी ब्लस्टर। हरमंडन इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 1, 3, 4 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पेम्पोरो ये दक्षिण अमेरिका में एक शुष्क ठंडी पवन है, वहीं बर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका में एक गर्म शुष्क पवन है। दक्षिणी ब्लस्टर जो है ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी तट पर एक ठंडी पवन है। वहीं हरमंडन की बात करें तो ये ठंडी व शुष्क पवन है जो पश्चिमी सहारा में उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में से प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर आपका पहला तीसरा चौथा तो बी ऑप्शन जो है वो सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। ये अपवाह प्रतिरूप सहायक नदियों और मुख्य अनुवर्ती धाराओं के नेटवर्क द्वारा निर्मित होते हैं जो क्षेत्रीय ढलान का अनुसरण करती हैं और भूवैज्ञानिक संरचनाओं के लिए भली प्रकार से समायोजित होती हैं। इस प्रकार के प्रतिरूप में उत्तरवर्ती छोटी धाराएं मुख्य धारा से समकोण पर मिलती हैं और विभेदी आवर्धन नरम चट्टानों के माध्यम से सहायक नदियों का मार्ग प्रशस्त करता है। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस अपवाह प्रतिरूप का वर्णन किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप का। आगे देखते हैं, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। तो 3 क्षेत्र दिए गए हैं, यहाँ बताना वर्षा की परिवृत्तता के बढ़ते क्रम में उपयुक्त क्षेत्रों को व्यवस्थित करना है। तो मालाबार तट वर्षा की परिवृत्तता के बढ़ते क्रम में चलना है, ठीक है, छोटे से बड़े तरफ। तो आपका मालाबार तट हो गया, फिर इसके बाद छोटा नागपुर पठार और सबसे लास्ट में जम्मू और कश्मीर का उत्तरी भाग 132। आगे चलते हैं, सवाना तुल्य जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना कौन से सही हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि न्यूनतम दैनिक तापमान परास इस प्रकार की जलवायु की विशेषता है। ये आपका
सही नहीं है। ठीक है। दूसरा, इस जलवायु में पृथक आर्द्र और शुष्क मौसम देखे जा सकते हैं, सही है। समाना जलवायु में अर्ध सदाबहार वनस्पति की प्रधानता होती है, तो तीसरा वाला भी कथन सही नहीं है। यहाँ पर केवल पहला वाला ही कथन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। नदी अपर्दन चक्र की वृद्धावस्था की विशेषताएं क्या हैं? ठीक है, तो देखिए 3 कथन दिए गए हैं। नदी प्रवाह का ढाल मंद हो जाना, घाटी में नीचे की ओर टकराव का अभाव होना, नदी द्वारा अप्रत्याशित विसर्पित प्रवाह बनाना। अगला है, भारत एक समर्पित माल ढुलाई गलियारा परियोजना विकसित कर रहा है जिसका उद्देश्य मालगाड़ियों का निर्बाध संचरण सुनिश्चित करना है। निम्नलिखित शहरों में से कौन से पूर्वी तटीय माल ढुलाई गलियारा से जुड़े हैं? तो इसमें आपका कौन से जुड़े हैं? 74 का खड़गपुर और विजयवाड़ा, खड़गपुर और विजयवाड़ा। तो 1 और 2 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्षोभ मंडल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। भूमध्य रेखा पर निम्न गुरुत्वाकर्षण के कारण क्षोभ मंडल की मोटाई भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है। ठीक है, तो ये कथन आपका सही नहीं है। भूमध्य रेखा पर निम्न गुरुत्वाकर्षण के कारण क्षोभ मंडल की मोटाई भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है, ये कथन गलत है क्योंकि इसका रीजन जो है निम्न गुरुत्वाकर्षण नहीं है, मोटाई में अंतर गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं होता है। तो पहला वाला कथन आपका सही नहीं है। दूसरा जो कथन है, क्षोभ सीमा का तापमान ध्रुवों पर भूमध्य रेखा से अधिक होता है। ठीक है, क्षोभ सीमा का तापमान जो है ये ध्रुवों पर भूमध्य रेखा से अधिक होता है। तो ये आपका दूसरा वाला कथन सही है, पहला वाला गलत है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पृथ्वी की भूप्रपटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही हैं? तो देखिए, भूप्रपटी पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस भाग है, सही है। महासागरीय भूप्रपटी की मोटाई महाद्वीपीय भूप्रपटी की तुलना में कम है, ये भी सही है। महासागरीय भूप्रपटी की तुलना में महाद्वीपीय भूप्रपटी अधिक सघन है, नहीं, महासागरीय भूप्रपटी जो है वो काफ़ी अधिक सघन है। यहाँ पे पहला दूसरा सही है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही था। ठीक है, तो पहला दूसरा सही, तीसरा गलत था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए, बताना कौन से सही नहीं है या कौन से सही नहीं है। सुनामी का प्रभाव महासागर के ऊपर अधिक और तट के निकट कम होता, नहीं, ये कथन आपका गलत है, ये कथन गलत है क्योंकि महासागरों का अंदरूनी भाग सुनामी से कम प्रभावित होते हैं जबकि तटीय क्षेत्रों में ये तरंगें ज़्यादा प्रभावी होती हैं। तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, तूफान महानगरों महानगरों तक ही सीमित होती हैं और इसके कारण भूमि पर बाढ़ नहीं आती है। तो देखिए, तूफान महोर्मी स्टॉर्म सरगू चक्रवात के तट से टकराने पर समुद्र के स्तर में होने वाली असामान्य वृद्धि है। समुद्र का जल तटीय क्षेत्र को जलमग्न कर देता है। तो यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा सही है। तो कौन सा सही नहीं है? तो आपका देखिए, एक सेकेंड, 70 इसमें जो है दोनों कथन गलत है ना, तो कौन सही नहीं है? दोनों कथन सही नहीं है, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना कौन सही है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है, सही बात है। दक्षिणी भारत की तुलना में उत्तरी भारत उच्च वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। दक्षिणी भारत की तुलना में उत्तरी भारत उच्च वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है, ये भी सही है। तीसरा, तटीय स्थानों की तुलना में देश के आंतरिक भागों में मौसमी विषमता अधिक पाई जाती है, ये भी सही है। तीनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, तो आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज दवा सुर्खियों में रही थी, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए। यह वायरस संश्लेषण और ऊर्जा उत्पादन को रोककर वायरस के विकास को रोकती है, ठीक है। दूसरा, इसे भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, तो ये जो है दूसरा वाला कथन गलत है। देखिए, डॉक्टर रेड्डीज प्रयोगशाला हैदराबाद के सहयोग से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की एक प्रयोगशाला नाभिकीय औषधि द्वारा या औषध तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान
द्वारा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज दवा का निर्माण किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला कथन सही नहीं है। यह वायरस जो लिखा गया है कि यह वायरल संश्लेषण और ऊर्जा उत्पादन को रोककर वायरस को विकार से रोकती है, तो ये वाला आपका सही नहीं है। वहीं दूसरा, इसे भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा या इससे ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? तो पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का झुका हुआ अक्ष है, परंतु पृथ्वी का घूर्णन जो होता है ये आपका मौसमी ऋतुओं के परिवर्तन संबंधित नहीं, ये आपके दिन रात के लिए होता है। तो पहला और तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, हाल ही में स्वामी फंड सुर्खियों में था, स्वामी फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन केवल अवरुद्ध, किफ़ायती और मध्यम आय वर्ग की आवास परियोजनाओं के निर्माण को पूरा करने के लिए किया गया है। सही है। यह योजना आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जा रही नहीं, यह वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा जो है प्रशासित की जा रही है। तो पहला वाला कथन सही है, दूसरा वाला गलत हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा नदी तंत्र अल्पकालिक प्रकृति का है? तो लूनी नदी तंत्र। आगे देखते हैं, अरब सागर के भारतीय द्वीपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संपूर्ण द्वीप समूह प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है। सही है, बताना कौन सा कथन सही है। पहला सही है। इन द्वीपों के पूर्वी समुद्री तटों पर तूफानी समुद्री पुलिंग पाए जाते हैं। सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, पहला और दूसरा जो है दोनों सही हो गए। ठीक है, सैंडल चोटी इस क्षेत्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नहीं है। यह जो है सैंडल चोटी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, जो बंगाल खाड़ी के द्वीप समूह में स्थित है। आगे चलते हैं। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 पर निर्णय दिया है। यह संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में किस मुद्दे से संबंधित है? तो ये सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की पहचान करने वाली शक्ति से संबंधित है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाल ही में जो है मराठा आरक्षण को लेकर के यह जो है चर्चा में था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए, बताना है उपयुक्त में से कौन सा सही है। देखिए, एक वायुराशि जो लगभग एक समान भौतिक गुणों को प्रदर्शित करने वाले अपेक्षाकृत विस्तृत क्षेत्र को आच्छादित करने वाली वायु का भाग है। सही बात है। वायुराशि में तापमान और नमी में नगण्य ऊर्ध्वाधर भिन्नता होती है। ठीक है, तो ये गलत है, क्योंकि एक वायु राशि में तापमान और आर्द्रता संबंधी क्षैतिज भिन्नताएं बहुत कम होती हैं। तो देखिए, पहला वाला आपका सही था। एक वायु राशि लगभग एक समान भौतिक गुणों को प्रदर्शित करने वाले अपेक्षाकृत विस्तृत क्षेत्र को आच्छादित करने वाले वायु का भाग है, तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। तीसरा, जब दो विपरीत उष्ण और ठंडी वायु राशियाँ मिलती हैं तो वे वातागर का निर्माण करती हैं। तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं समुद्र विज्ञान ओशनोग्राफी के संदर्भ में एक खाड़ी है, के संदर्भ में एक खाड़ी है। देखिए, खाड़ी क्या होता है? जल निकाय जो तीन ओर से भूमि से घिरा हुआ हो और उसका चौथा किनारा या मुहाना महासागरों की ओर खुला हुआ होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 87, 86। अब देखिए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक जलवायु पर सौर गतिविधि के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये बताना है। ज्वालामुखी उद्गार पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले सौर विकिरण को कम करते हैं। सही बात है। सौर कलंकों की संख्या में कमी का संबंध ठंडे और आर्द्र मौसम की स्थिति से नहीं, सौर कलंकों की संख्या में वृद्धि का संबंध ठंडे और आर्द्र मौसम की स्थिति से है। तो पहला देखिए, यहाँ पर दोनों कथन जो है वो सही नहीं, पहला सही है, दूसरा वाला गलत है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वोत्तर विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। भीमा भ्रंश द्वारा पूर्वोत्तर भागों को छोटा नागपुर पठार से पृथक किया जाता है। ये कथन आपका गलत है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तर पूर्वी भागों से छोटा नागपुर पठार को पृथक करता है, ना कि भीमा। देखिए, भीमा भ्रंश जो है ये महाराष्ट्र राज्य में भीमा नदी के बेसिन में स्थित है। तो पहला वाला गलत हो गया।
दूसरा, मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार है। तो ये वाला कथन सही है, बी वाला, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सौर मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? देखिए, बुध एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं, बुध और शुक्र दोनों के कोई उपग्रह नहीं है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, सौर मंडल के सभी ग्रह जो हैं पूर्व से पश्चिम की ओर अपनी धुरी पर घूमते नहीं, पूर्व से पश्चिम पे केवल कुछ ही घूमते हैं, जैसे शुक्र और वरुण, इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी जो हैं वामावर्त यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी मोटे तौर पर, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है ये मोटे तौर पर बृहस्पति एवं शनि ग्रहों की कक्षाओं के बीच नहीं, बृहस्पति एवं मंगल ग्रह की कक्षाओं के मध्य में स्थित है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा इसमें सही है, इसमें से कोई भी सही नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में पाए जाने वाले अफवाह प्रतिरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, इसको देखते हैं। पहला है, सोन और नर्मदा नदियाँ अरियप अफवाह प्रतिरूप का अनुसरण करती हैं, सही बात है। दूसरा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ एक जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप का अनुसरण करती हैं, ये सही नहीं है। जालीनुमा अफवाह का नहीं बल्कि वृक्षाकार प्रतिरूप का अनुसरण करती है, ठीक है। तीसरा, लोकटक झील में मणिपुर नदी का अपवहन अभिकेंद्रीय प्रवाह प्रतिरूप का अनुसरण करता है, तो ये भी सही है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है। आगे देखते हैं, पश्चिमी विक्षोभों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी विक्षोभों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन कौन से निम्नलिखित कथन है? तो यहाँ पर देखिए 4 कथन आपको दिए गए हैं और उपयुक्त कथनों में से हमें सही बताना है कि इसमें सही कौन सा है। देखिए, पहला कथन पढ़ते हैं, ये पश्चिमी एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से उत्पन्न होते नहीं। ये पश्चिमी विक्षोभ जो है ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होने वाला एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है या तूफान है, जिसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में शीत ऋतु में अचानक वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ जो है ये भूमध्य सागर, कश्मीर सागर और काला सागर के ऊपर से आर्द्रता प्राप्त करती है, ठीक है। तो पहला वाला जो है आपका सही नहीं है। दूसरा, ये पश्चिमी जेट धाराओं के द्वारा भारत में संचालित होती है, सही बात है। ये शीत ऋतु में उत्तरी भारत में वर्षा लाती हैं, ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा आपका दोनों सही है। चौथा, जब पश्चिमी विक्षोभ किसी क्षेत्र में आते हैं तो रात में तापमान में गिरावट देखी जाती है, तापमान में वृद्धि देखी जाती है। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला और चौथा गलत है। आगे चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मृदा प्रच्छेदिका में विभिन्न परतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें कौन सा सही है। देखिए, का संस्तर की रचना जो है ये ढीली जनक सामग्री की होती है, जबकि ग संस्तर मृदा निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम अवस्था है। देखिए, का स्तर जो है संस्तर जो है सबसे ऊपरी खंड होता है, तो पहला वाला गलत है। दूसरा, ग संस्तर मृदा निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम अवस्था होती है। इसमें क्या है कि इसमें इस ग संस्तर की रचना ढीली जनक सामग्री से होती है, सही बात है। तीसरा, ख संस्तर में जैव पदार्थ के साथ खनिज पदार्थ भी होते हैं, तो खनिज पदार्थ इसमें का अपक्षय जो होता है ये स्पष्ट नज़र आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे केवल तीसरा वाला कथन ही सही है, सी ऑप्शन। देखिए, आगे चलते हैं। द्विवार्षिक वैश्विक सड़क सुरक्षा अभियान संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह की मेज़बानी किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी मेज़बानी जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा की जाती है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए। ITCZ निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है जो सूर्य की आभासी गति के साथ विस्थापित होता है, सही बात है। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मार्ग मुख्यतः ITCZ की स्थिति से निर्धारित होते हैं। तो यहाँ पर आपके दोनों ही कथन सही हैं, 94 का दोनों कथन सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांटेदार वनों की बात की जा रही है, कांटेदार वनों की। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर की मध्य होती नहीं, 50-100 नहीं बल्कि 50 सेंटीमीटर से कम होती है। तो पहला वाला कथन आपका गलत हो गया। देखिए, केवल 2-3 बचे हैं, 2 और 3।
तो पहला वाला कथन गलत हो गया। तो दूसरा देखें, इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णरहित रहते हैं और झाड़ियाँ के जैसे लगते हैं, सही बात है। तीसरा, ये पश्चिमी घाट के पवनभिमुख ढाल पर शुष्क प्रायद्वीपीय भूभाग में व्यापक रूप से फैले हुए हैं। तो दूसरा तीसरा सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना उपयुक्त में से कौन सा सही है या से सही है। देखिए, ठंडी जलवायु की मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती नहीं, ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। कारण क्या होता है, देखिए ठंडी जलवायु में जीवाणु वृद्धि और क्रियाशीलता जो होती है वो तीव्र होती है, इससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम हो जाती है। नहीं, ठंडी जलवायु में ह्यूमस संचित हो जाता है क्योंकि जीवाणुओं के विकास की गति धीमी हो जाती है। तो यहाँ पर कौन सा सही है, तो आपका देखिए यहाँ पर कोई भी दोनों कथनों में से दोनों के दोनों सही नहीं है, तो डी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए, बताना उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। आगे चलते हैं, इसमें आपका 97 का जो है पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अधिक ऊंचे हैं, सही है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट नदियों द्वारा अत्यधिक अपर्दित हैं, अत्यधिक जो है अपर्दित हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। तो तीसरा वाला कथन आपका सही है। तो पहला सही है कि पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अधिक ऊंचे, सही है। पहला और तीसरा सही है, पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट नदियों द्वारा अत्यधिक अपर्दित होती हैं, ये वाला सही नहीं है। तो 1 और 3 डी ऑप्शन, 2 सही नहीं है। 98 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पार्थिव और जोबियन ग्रहों के मध्य निम्नलिखित अंतर पर विचार कीजिए। पार्थिव ग्रहों के विपरीत जोबियन ग्रहों के वायुमंडल में बहुत अधिक गैस और धूल होती है, सही है। दूसरा, पार्थिव ग्रहों में जोबियन ग्रहों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण अधिक होता नहीं, क्योंकि पार्थिव ग्रह जोबियन ग्रहों से छोटे होते हैं, इसलिए इन पर गुरुत्वाकर्षण कम होता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण सीधे द्रव्यमान के समानुपाती होता है और उनका अल्प गुरुत्वाकर्षण बाहर निकलने वाली गैसों को रोक नहीं पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यह राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट निकोबार जीवमंडल नीचे का भाग है और यह भारत का सबसे दक्षिणी राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी वनस्पतियों में उष्णकटिबंधीय आधे चौड़ी पत्ती वाले वन, सदाबहार और अर्ध सदाबहार पर्णपाती वृक्ष प्रजातियां शामिल हैं। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जीवों में जाइंट रॉबर क्रैब, महापद पक्षी और निकोबार कबूतर शामिल हैं। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन किया जा रहा है? किसका किया जा रहा है? तो ये जो है गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन किया गया है, बी ऑप्शन। अगला है, बिग बैंग सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में वर्तमान और अतीत के सभी पदार्थ एक ही समय में अस्तित्व में है, सही बात है। बिग बैंग सिद्धांत को विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 100 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।